23 अगस्त अब ज्यादा दूर नहीं जब भारत का चंद्रयान 3 लूनार सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगी। इस मिशन का सफल होना भारत के लिए एक गर्व का विषय तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक नेसेसिटी भी बनी हुई है, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को दर्शाने के अलावा एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। अब तक रशिया, यूएसए और चाइना ने मून पर अपने स्पेस क्राफ्ट को सॉफ्ट लैंड करवा पाए हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी मून के साउथ पोल यानी डार्क साइड में अपने स्पेस क्राफ्ट को भेज नहीं पाए। इसीलिए जब चंद्रयान 3 ये हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट करने जा रही है, उसी वक्त रशिया ने 50 साल बाद अपने नए स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को चंद्रयान 3 से पहले चांद के साउथ पोल में भेज रहा है। ये बात स्पेस एक्सप्लोरेशन में तगड़े कंपटीशन को दर्शाती है। तो इस वीडियो में हम 3 मेन चीजें जानेंगे। नंबर 1, चंद्रयान मिशन के जरिए क्या बेनिफिट्स होने वाला है। नंबर 2, स्पेस सेक्टर में जियोपॉलिटिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ। नंबर 3, इन सभी एक्सपीडिशंस के फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं कौस्तुभ और आप देख रहे हैं रूट सीकर। चंद्रयान पर डीप डाइव करने से पहले इसरो के करंट स्टेट को जानना जरूरी है। इसरो के सभी स्पेस मिशंस हम भारतीयों के लिए प्राइड का विषय तो है ही, लेकिन अक्सर इन मिशंस के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को हम मिस कर जाते हैं। टेलीकॉम, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, वेदर प्रेडिक्शन, ये सब कुछ स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट्स की वजह से ही तो हो रही है। इसरो ने पिछले कुछ सालों में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के एजेंसीज के लिए नंबर ऑफ स्पेस मिशंस लॉन्च किए हैं सक्सेसफुली, जिससे कमर्शियल स्पेस मार्केट में उनके एक बहुत ही अच्छे रेपुटेशन बने हैं। इसके जरिए 2019 से 21 के बीच इसरो ने 288 करोड़ रुपए अर्न किए हैं। एक तरफ उनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है, दूसरी तरफ इनके कॉस्ट काफी घटी है। इस मामले में उनके साथ बार बार फेमस हॉलीवुड मूवीज को कंपेयर किया गया है। 2014 का फेमस हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर का बजट था अप्रॉक्स 1000 करोड़ रुपए। दूसरी ओर चंद्रयान 2 का बजट था 978 करोड़, चंद्रयान 3 का 615 करोड़ और मंगलयान का 450 करोड़। इसरो के बढ़ते सक्सेस रेट को देखते हुए भी इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का बजट भी ओवर द ईयर बढ़ी है। इन सब का पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है प्राइवेट सेक्टर्स में भी, जहां न्यूली लॉन्च्ड स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या सिग्निफिकेंट नंबर्स टच कर रही है। इस एंथुसियाज्म को देखकर गवर्नमेंट भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया है इस पूरे सेक्टर को ओवरसी करने के लिए। आने वाले स्पेस लॉन्चेस के प्रोजेक्टेड नंबर्स भी काफी हाई हैं, लेकिन इस वक्त पूरा फोकस चंद्रयान 3 पर टिका हुआ है। इस लॉन्च के ऑब्जेक्टिव्स भारत के दृष्टिकोण से सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला है लूनार सरफेस पर विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराना, दूसरा है लूनार सरफेस पर प्रज्ञान रोवर को चलाना और तीसरा इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना। लैटिन में इन सिटू का मतलब होता है एक्चुअल साइट में जाकर एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना। इन एक्सपेरिमेंट्स में इंक्लूडेड है थर्मल कंडक्टिविटी मेजरमेंट, सेismic एक्टिविटी स्टडी, प्लाज्मा डेंसिटी एस्टिमेशन और लेजर रेंजिंग स्टडीज। इन सभी स्टडीज के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इससे कलेक्टेड डेटा के बेसिस पर फ्यूचर मिशंस को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कॉस्ट और टाइम एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, चांद में अवेलेबल मिनरल्स का पॉसिबल माइनिंग मेथड्स और यूज केसेस निकाला जा सकता है। हमारे चैनल में हम फॉसिल फ्यूल, क्लीन एनर्जी कंजम्पशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इस तरह की चीजों पर बात करते हैं। आज भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि आज स्पेस में इन्हीं इश्यूज के सॉल्यूशंस ढूंढा जा रहा है। चांद एक बहुत ही मिनरल रिच सैटेलाइट है। यहाँ हीलियम 3 का एग्जिस्टेंस पाया गया है, जो एक नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ये हमारे एनर्जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। पृथ्वी के चारों तरफ एनर्जी शील्ड्स बने हुए हैं और ये लेयर्स यूवी रेज, सोलर विंड्स जैसे बहुत सी चीजों को सरफेस तक आने नहीं देती, और ये लेयर्स बने हुए हैं धरती के ग्रेविटी की वजह से। चांद की ग्रेविटी अर्थ की तुलना में काफी वीक है, इसीलिए इसके आसपास कोई इतनी पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं दिखती। इसी कारण यहाँ रेगुलर बेसिस पे मैसिव सोलर स्टॉर्म्स देखे जाते हैं। इसरो, नासा, ईएसए, इन सभी के लूनार इंस्ट्रूमेंट्स इस फैक्ट को कंफर्म भी कर चुके हैं। इन स्टॉर्म्स के जरिए कई एक्सटर्नल एलिमेंट्स मून के सरफेस पर कलेक्ट होते रहते हैं, जिनमें से एक है हीलियम 3। थ्योरेटिकली न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए इस नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप को फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहीं पर बात आती है जियोपॉलिटिक्स की। भारत इस पोलराइजिंग फैक्टर को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली नेविगेट कर रहा है, लेकिन पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। हिस्टोरिकली स्पेस मिशंस की वजह से ह्यूमन लाइफ्स में काफी बदलाव आए हैं। फॉर एग्जांपल, नासा ने अपोलो मिशंस के दौरान ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की थी जो उस वक्त अनइमेजिनेबल थी, जैसे कि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल। 1970 से
पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज ये कमर्शियल फ्लाइट से लेकर कार्स सभी में देखा जाता है। एक और एग्जांपल है रिचार्जेबल हियरिंग एड। उस जमाने में ये डिस्पोजेबल बैटरी वाले होते थे। 2013 में जिंक सिल्वर बैटरी इनोवेट किया गया था, जो बेसिकली अपोलो मिशंस के रिसर्च पर ही आधारित थी। इसके जरिए सिर्फ हियरिंग एड बैटरीज ही नहीं, वायरलेस ईयरबड्स भी बनाना पॉसिबल हुआ था। वैक्यूम सील फूड पैकेजिंग, स्पेस ब्लैंकेट, अर्थक्वेक प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये सभी अपोलो मिशंस की देन है। लेकिन इन सब मिशंस के पीछे कोल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा हाथ था। उस समय यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच पॉलिटिकल टेंशन चरम सीमा पर था, जिसका इम्पैक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भी हुआ था। टेक्नोलॉजी के मामले में कौन ज्यादा सुपीरियर है, इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए दोनों ही देशों ने मल्टीपल स्पेस मिशंस लॉन्च किए थे। इसको कहा जाता था द स्पेस रेस। इस कंपटीशन के अच्छे और बुरे दोनों ही एस्पेक्ट्स थे। इसके चलते स्पेस ट्रैवल, सैटेलाइट इमेजरी, वेदर एंड कम्युनिकेशन के फील्ड में काफी तरक्की तो हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ इन टेक्नोलॉजीज के जरिए घातक मिसाइल्स और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का डेवलपमेंट भी देखा गया था। इस बात को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी नेशन या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट बनाया गया था 1967 में, जिसका नाम था आउटर स्पेस ट्रीटी। इसके तहत सभी स्पेस एम्बिशियस नेशंस के ऊपर कई सारी पाबंदियां लगाई गई ताकि स्पेस एक्सपीडिशंस सेफ, ट्रांसपेरेंट, लेस एक्सप्लॉयटेटिव और मोर पीसफुल बने। आज 113 देश इसके सिग्नेटरी पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन आज पुराने स्पेस रेस की तरह ही दो अलग ग्रुप्स बन रही है, जो स्पेस के मैटर में एक दूसरे से सहमत नहीं है। और इसके सेंटर में है स्पेस माइनिंग। जब से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को सेलेस्टियल बॉडीज में मिनरल्स की खोज मिली है, तब से उन चीजों पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश सभी नेशंस कर रहे हैं। इसके चलते यूएसए का आर्टेमिस अकॉर्ड और चाइना के इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन जैसे अलग सेट ऑफ अप्रोचेस देखने को मिल रहा है। आर्टेमिस ग्रुप के मेंबर्स हैं 28 देश इंक्लूडिंग इंडिया, और दूसरे ग्रुप में है चाइना, रशिया, वेनेजुएला, पाकिस्तान और यूएई। लेकिन स्पेस माइनिंग ही एक लौती चीज नहीं है जिसकी वजह से ये जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन बनी हुई है। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पेस कंपनीज इंटरप्लैनेटरी मिशंस पर रिसर्च कर रहे हैं, यानी दूर के प्लैनेट पर ह्यूमन क्रूड मिशंस भेजने की तैयारी चल रही है। अब तक बहुत सी कंपनीज ने लिमिटेड स्केल में स्पेस टूरिज्म का ट्रायल शुरू कर चुके हैं। और ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं कि ऐसे टूरिज्म अफोर्ड करना सिर्फ डीप पॉकेट वाले एलिट्स के लिए ही अभी पॉसिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद और मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने की बात भी चल रही है। रिमोट एस्ट्रॉयड माइनिंग के पॉसिबिलिटीज को जांच की जा रही है। कोई भी केपेबल देश चाहेगा इन इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, और जो भी ये पहली बार कर पाएंगे उनके मोनोपोली एस्टैब्लिश होने के चांसेस हाई हैं। अभी तक तो ये सब ऑन पेपर है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 अपने ऑब्जेक्टिव्स में सफल हो जाए तो उसका पूरा बेनिफिट भारत को मिलने वाली है। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट में बताएं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए हमें काफी रिसर्च लगती है, इसीलिए हम आपसे एक ही विनती करते हैं, हमारे चैनल रूट सीकर को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।